अगले टॉपिक के साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? अगर हम वर्ड पे गौर करें तो रिकॉन्सिलिएशन, रिकंसाइल करना, एक जैसा करना, डिसएग्रीमेंट्स को रिमूव करना, किसमें? कैश बुक और पासबुक। बेसिकली दो डिफरेंट पार्टीज हैं, एक तरफ बैंक और एक तरफ कंपनी। ये बात याद रखिए, कभी भी इंडिविजुअल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपनीज बनाती है, कि बेसिकली बैंक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको पासबुक कहा जाता है या बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। कंपनी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है और उसे कैश बुक कहा जाता है। इंडिविजुअल्स अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, दे डू नॉट प्रिपेयर कैश बुक। जब कंपनी अपने पास कैश बुक बना रही है, बैंक अपने पास पासबुक बना रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन सेम है, उनका बैलेंस हमेशा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, समटाइम कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड होती है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। यानी कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होती, कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। उसकी डिफरेंट रीजंस होती है। तो फिर हमें कंपनीज को अपनी कैश को मैनेज करना पड़ता है ऑन डे बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, बिकॉज कंपनी ने रेगुलर पेमेंट करनी होती है और उन्हें अपने बैंक से हमेशा अपडेट रहना होता है। इस रिक्वायरमेंट की वजह से कंपनीज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है। ऐसी स्टेटमेंट जो डिसएग्रीमेंट्स को रिमूव करती है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ऐसी स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा। इसके डिफरेंट मेथड है। आज हम सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए कि सिंपल मेथड कौन सा है। मैंने आपके सामने कुछ डिसएग्रीमेंट्स लिखे हैं, इनके रीजंस मैं साथ साथ बताता कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा और उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाया गया है और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। कह रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बैंक का बैलेंस टेबल है, कहां पे? कैश बुक का। याद रखिए बैलेंस हमेशा बैंक का होता है। वर्ड यूज करेगा हमेशा बैंक बैलेंस। एज क्या है? कैश बुक और पासबुक, ये डिपेंड करता है। बैलेंस होता बैंक में है, लेकिन हमें ये देखना होता है किस स्टेटमेंट के मुताबिक है। हमें दोनों स्टेटमेंट का गिवन हो सकते हैं, कैश बुक का भी और उसके बाद पासबुक का बैलेंस भी गिवन हो सकता है। कैश बुक के लिए, हमारी कंपनी के लिए कैश एसेट है और कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। और इसी तरीके से बैंक के लिए जो बैलेंस होगा, जो कैश होगी, कैश है, वो लायबिलिटी होती है। बिकॉज बैंक के लिए वो डिमांड डिपॉजिट है और डिमांड डिपॉजिट बैंक को ऑन डिमांड वापस करने पड़ते हैं और बैंक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हमारे पास कौन सा बैलेंस गिवन है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के मुताबिक। और कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। जब हम रिकंसिलिएशन लाते हैं, रिकंसिलिएशन स्टार्ट करने से पहले
हम सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके नीचे एज ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी आपका एंडिंग ये हो। अब सबसे पहले आप यहां पर ऊपर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। किस बुक का बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। और कैश बुक का कौन सा कॉलम बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखते हैं। हमारे पास एक इनर कॉलम बनाया गया है, एक आउटर कॉलम। बैलेंस है हमारे पास 50,000। इनर कॉलम हमारे पास वर्किंग के लिए होता है, बेसिक कैलकुलेशन के लिए होता है। आउटर कॉलम हमारे पास नेट अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए होता है, टोटल अमाउंट। उसके बाद हम इसमें ऐड का क्वेश्चन बना लेते हैं और एक लेस का। हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स गिवन है, जिन डिसएग्रीमेंट्स में बैंक पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को डिसएग्री किया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है? चेक इशूड फॉर ₹15,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम इसको वर्किंग नोट देखते हैं डिसएग्रीमेंट कैसे क्रिएट हुआ है। चेक इशू करना हमारा काम है, कंपनी चेक इशू करती है। कंपनी ने चेक इशू किया कितने के लिए? 15,000 के लिए। वो कह रहा है पासबुक में अपीयर नहीं हुआ। जब हम लोग चेक इशू करेंगे तो हमारे लिए कैश एट बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज करेगा, हम क्रेडिट करेंगे। हम लोग उसे कहां पे लिखेंगे? कैश की क्रेडिट साइड पे। जब बैंक की बात आएगी तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, सेम टाइम में बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, बैंक उसको डेबिट लिखेगा, कैन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इन कैश बुक की क्रेडिट पे लिखा जा चुका है, पासबुक की डेबिट पे नहीं लिखा हुआ। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को चेक इशू किया, उसने चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। अब यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट होते हैं। कंपनी का रूल है, कंपनी जिस दिन ट्रांजैक्शन करेगी सेम डे पे रिकॉर्ड करेगी। लेकिन बैंक का रूल है, बैंक जब पैसे देगा या लेगा, जब कैश देगा या लेगा, उस वक्त ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करेगा। अब हम लोगों ने चेक इशू कर दिया, चेक हमने कैश बुक की क्रेडिट पे लिख लिया, चेक ओवर द काउंटर या कलेक्शन के लिए अभी तक नहीं आया। इट्स मीन कि जब तक चेक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं होगा पेमेंट के लिए, बैंक उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये फर्स्ट डिसएग्रीमेंट क्लियर हो गया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं उस वक्त हम क्या करेंगे? हमारे पास चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या नहीं हुआ? डेबिट नहीं हुआ। हम इसको रिकॉन्सिलिएशन में क्या करेंगे? हम जाके डेबिट करेंगे। इट मींस इसको हम डेबिट ट्रांजैक्शन लेंगे। अब इसमें डेबिट ऐड के लिए जस्ट अ स्टेटमेंट है। इट्स मीन हमें डायरेक्ट ऐड जस्ट करना है। किस बेस पे करना है? हम लेजर की लॉजिक पढ़ चुके हैं कि जब लेजर में डेबिट बैलेंस हो, टी अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो और उसकी डेबिट पे कोई ट्रांजैक्शन लिखी जाए, वो आपस में क्या होती है? ऐड होती है। क्योंकि हमेशा बैलेंस वाली साइड, एक्सेप्ट कैश एट बैंक को छोड़ के, हमेशा बैलेंस वाली साइड बड़ी होती है। तो डेबिट बैलेंस में डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होगी? ऐड होगी। और उसमें से क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे, हम डेबिट साइड का टोटल लेके क्रेडिट साइड लेस करेंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? लेस। तो हमें देखना ही है हमारे पास बैलेंस कौन सा है। इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है, इस प्रॉब्लम में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट ट्रांजैक्शन डेबिट नहीं हुआ। डेबिट बैलेंस है, डेबिट ट्रांजैक्शन डेबिट नहीं हुआ। डेबिट और डेबिट हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होना चाहिए? ऐड। तो हम ऐड के क्वेश्चन में आगे लिखते हैं चेक इशूड बाय
not presented for payment. हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अब हम जितनी ऐड लेस करनी अमाउंट हम टोटल क्या करेंगे, हम उसको कहां पे लिखेंगे, हम इनर कॉलम में, और उसके बाद जब सारे ट्रांजैक्शन लिख लेंगे हम उसकी नेट वैल्यू को बाहर लेके जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया है, अब ट्रांजैक्शन के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये एक डिसएग्रीमेंट हो गया। उसके बाद दूसरे डिसएग्रीमेंट पे आते हैं, कह रहा है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ₹10,000 बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट किया, जब हम लोग चेक डिपॉजिट करेंगे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करता है, हमारी कैश एट बैंक इंक्रीज करती है, तो हम उसको कैश बुक पढ़ चुके हैं, हम कैश बुक कहां पे लिखते हैं, हम चेक डिपॉजिट्स को डेबिट पे लिखते हैं। चेक हमने डिपॉजिट किया 10,000 का, हमने डेबिट पे लिख लिया, बैंक के लिए वही अमाउंट लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, बैंक उसको क्रेडिट पे लिखेगा, तो क्या है नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट हुआ 10,000 का, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, अनकलेक्टेड। अब ये डिसएग्रीमेंट कैसे क्रिएट हो जाता है कि अक्सर हम जब चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो आउट ऑफ स्टेशन चेक होते हैं या किसी दूसरे बैंक के होते हैं या किसी दूसरी आपके पास लोकेशन के होते हैं, तो आपको चेक क्या होगा, हमारे बैंक से उस बैंक में क्लियरेंस के लिए जाएगा, क्या इस पर्सन के अकाउंट में कैश है भी या नहीं, और अगर है तो वहां से कैश ट्रांसफर होगी थ्रू क्लियरिंग हाउस। उसके बाद जब हमारे पास क्या, हमारे बैंक के पास कैश पहुंचेगी तो बैंक तब रिकॉर्ड करेगा। जब भी हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक कभी भी अपने पास उसको क्रेडिट नहीं करता अनटिल जब तक उसको कैश रिसीव ना हो या उसके पास क्लियरेंस ना आए। अगर हम ऐसे करते हो तो कह सकते हैं कि उसके पास चेक की क्लियरेंस ना आए, किसके थ्रू, क्लियरिंग हाउस के थ्रू। और नॉर्मली आउट ऑफ स्टेशन चेक पे 3 to 4 डेज लग जाते हैं, और आउट ऑफ कंट्री चेक पे जो बाहर के चेक को हमारे बुक से उसमें से ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अक्सर आप जब चेक डिपॉजिट करते हैं कैश में डेबिट होते हैं, पास में क्रेडिट नहीं होते, तब तक क्रेडिट नहीं होते जब तक कैश कलेक्ट ना हो जाए, उसके अगेंस्ट कैश बैंक को रिसीव ना हो जाए, उसकी क्लियरेंस रिसीव ना हो जाए। ये दूसरा डिसएग्रीमेंट है। अब देखिए तो कैश बुक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, मींस की क्रेडिट नहीं हुए। अभी हमने कहा जो नहीं हुआ तो वो काम हम करेंगे, हम इसको क्रेडिट बेस पे एडजस्ट करेंगे, क्रेडिट बेस पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास बैलेंस कौन सा है, बैलेंस तो लेना डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट डिसएग्रीमेंट है। डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस के क्वेश्चन में हम आगे कंप्लीट भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, और हम अनकलेक्टेड चेक भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितने अमाउंट के काम करते हैं। नेक्स्ट आगे करते हैं इससे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या लिखी है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी है अ डेबिट मेमोरेंडम appeared in passbook only। बेसिकली पूरी स्टेटमेंट बनती है डेबिट मेमोरेंडम appeared in passbook only। अब डेबिट मेमोरेंडम क्या चीज है, डेबिट मेमोरेंडम का मतलब क्या है, पासबुक की डेबिट ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो पासबुक की डेबिट साइड पे लिखी हो, और क्रेडिट मेमोरेंडम का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शन जो पासबुक की क्रेडिट पे लिखी हो। तो पासबुक की डेबिट ट्रांजैक्शन डेबिट मेमोरेंडम कहा जाता है, और इस तरीके से पासबुक की क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्रेडिट मेमोरेंडम कहा जाता है। तो क्या है, डेबिट मेमोरेंडम है तो एक कलेक्शन चार्ज है, एक इंटरेस्ट है, पासबुक की डेबिट साइड पे लिखी गई है, इट्स मीन कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखे। तो कौन कौन से हैं, एक कलेक्शन चार्जेस है,
अमाउंट 2000 और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन है कितने का 3000 का। पासबुक में डेबिट हुए, कैश में क्या नहीं हुए, क्रेडिट। अब ये पासबुक का ठीक है, एक सेगमेंट है कि पासबुक का डेबिट मोमेंटम है, पासबुक पे रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये क्यों होता है? अब देखिए, जब बैंक में का एक अपना रूल है, सेकंड रूल बोल रहा, पहले ये था कि आपको बैंक क्या करता है कि जब वो कैश रिसीव करता है या कैश पे करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो, आपसे कुछ चीजों की अथॉरिटी ले लेता है कि उसमें आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना अलाउ करवा देता है आपसे। तो बैंक जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करेगा, आपके अकाउंट के थ्रू करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो आपसे कहते हैं आप इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाएं। जब तक डिपॉजिट जमा नहीं करवाएंगे, हम लोग आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। वाई क्यों? उन्होंने आपको चेक बुक इशू करनी है, उन्होंने आपको एटीएम उन्होंने आपको देना है, इशू करना है, उसके बाद उन्होंने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेने हैं, उसके अलावा उन्होंने एक्सेट्रा अदर चार्जेस भी लेने हैं, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। तो बैंक ने जब आपसे कैश लेनी होती है, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट देना होता है या इंटरेस्ट लेना होता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है। कहां लिखेगा? वो आपके अकाउंट से कैश ड्रॉ करेगा, बैंक की लायबिलिटी कम होगी, बैंक डेबिट लिखेगा। जब सेम टाइम में आपको पता चलेगा, आपके पास इंटीमेशन आएगा, आप तब रिकॉर्ड करेंगे। बैंक आपसे पूछता नहीं है, बैंक आपको तक नहीं, आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन करनी है वो ट्रांजैक्शन करते हैं जो से अलाउ होती है। तो जब आप बैंक से पूछते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, आप अगर आप पासबुक क्या करते हो, क्रेडिट करते हैं। तो आप बस सम टाइम ऐसा होता है कि पासबुक में ट्रांजैक्शन डेबिट की हुई है और आप उसको क्रेडिट नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे, अपनी कंसीडरेशन में क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट बैलेंस, डेबिट क्या हो जाएगा, लेस। लेस के पोर्शन में हमारा क्या लिखेंगे, सर्विस चार्जेस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लोन। इसकी अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2000, और उसके बाद कितनी अमाउंट है, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गई। तो सेकंड लास्ट क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक फॉर ₹4000। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, डायरेक्ट बैंक ने रिसीव किया। जब डायरेक्ट बैंक ने रिसीव किया तो उसके बैंक रिकॉर्ड करेगा, पासबुक पे रिकॉर्ड करेगा। जब बैंक ने 4000 रिसीव किए, हमारा बैंक में बैलेंस इंक्रीज कर देगा। जब बैंक में बैलेंस इंक्रीज करेगा तो बैंक उसको अपने पास कहां पे लिखेगा, हमारा ऐसे इंक्रीज करेगा बैंक की लायबिलिटी, बैंक उसको क्रेडिट साइड पे लिखेगा कितना, 4000 रुपीस, किसके अगेंस्ट, डिविडेंड के अगेंस्ट। अब सेम लॉजिक है इसकी, सेम लॉजिक है इसकी। क्या लॉजिक है कि बैंक ने अपने पास डिविडेंड क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी तक कैश पे नहीं लिखा हुआ। क्यों? आपको इंटीमेशन नहीं मिला होगा, या आपने बैंक से पूछा नहीं होगा, या आपने बैंक से स्टेटमेंट को आके देखा नहीं होगा। तो जब तक आपको इंटीमेशन नहीं मिलता, बैंक एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई है, अभी तक आपके पास वो डेबिट नहीं हुई, तो आपका पास एक नया डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गया। तो अगर डेबिट नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, डेबिट और डेबिट को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। ऐड के पोर्शन में आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड collected by how much, dividend collected by bank 4000 rupees। अब लास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश बुक वाज ओवरकास्टेड, कैश बुक ओवरकास्ट हुई है, उसकी कौन साइड, डेबिट साइड उसकी क्या हुई है, कैश बुक की डेबिट
उसका बैंक से कोई तल्लुक नहीं है। तो कैश में तो डेबिट साइड ओवर कॉस्ट है, आप उसको रिवर्स कर दे, आप उसको रिवर्स कर दे। अगर डेबिट साइड ओवर कॉस्ट है आप उसको क्रेडिट में लेंगे, तो क्रेडिट साइड ओवर कॉस्ट है आप उसको डेबिट में लेंगे। आप उसका रिवर्सल डालेंगे, कितने का 1000 रुपीस का रिवर्सल डालेंगे। तो ये डेबिट साइड ओवर कॉस्ट आप उसको क्रेडिट करेंगे। जब क्रेडिट करेंगे बैलेंस डेबिट है, डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेस। कितनी अमाउंट आ गई, रुपीज 1000। यहाँ सारे लोग काम कर लिए, एड से क्वेश्चन लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। जितनी ऐड वाली अमाउंट है उनका नेट अमाउंट बाहर निकाले, उनकी टोटल अमाउंट कितनी आ गई 19000। और इसकी जो लेस वाली है 10 + 2 + 3 15 + 16000। अब ये लेस की अमाउंट है, इसके लिए हम लेस का सिंबल डाल देते हैं। तो आप इसमें 19000 ऐड करेंगे, कितना बनेगा 69000। ये ऐड हो गया, आप एक ही दफा नेट अमाउंट ऐड करें बजाय बार-बार ऐड करने के। और उसके बाद इसमें से लेस करें, आप पास कितना बचेगा 53000। अब रिकंसिलिएशन बन चुकी है, इट्स मीन इसके बाद कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस सेम होगा, एक जैसा होगा। तो आपने ऊपर क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। ये अब नीचे क्या लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक का भी यही बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का उल्टा बैलेंस होगा, ऑन कोर्स होगा क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपको